देखिए आपका फिर एक बार 2-3 मिनट कॉन्सेप्ट बना लीजिए। आपका ये बताया गया था कि सेक्शन 26 से हम शुरू किए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि वादों का दायर किया जाना, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो प्रत्येक सूट कैसे दायर किया जाएगा? तो प्लेंट के माध्यम से, वाद पत्र के माध्यम से। अब वाद क्या है, वाद पत्र क्या है, ये आगे बताया जाएगा। जब आदेश 1 चलेगा तो वहाँ थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे वाद के क्या आवश्यक तत्व है इत्यादि। और आपका जो वाद पत्र या प्लेंट में बातें रहती हैं, उसे कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एफिडेविट द्वारा, यानी कि शपथ पत्र द्वारा। वाद दायर करने का जो प्रोसीजर है या जो प्रक्रिया है, आपका आदेश 4 में दिया गया है, वो भी पढ़ाया जा चुका है। केवल 2 नियम उसमें है। इसके बाद आपका जब कोई वाद उचित तरीके से दायर हो जाता है तो प्रतिवादी को बुलाया जाता है। इसके लिए समन जारी किया जाएगा और इसके लिए 3 धाराएं मैं बताया था, 27, 28 और 29। अगर उसी राज्य में प्रतिवादी है तो 27, बाहरी राज्य में है तो 28, एक एक लाइन याद करना है, और विदेश में है तो 29। बस मिलाने के लिए धारा आती है। एक बार क्वेश्चन बना है कि समन का पर्पज या एम या उद्देश्य क्या है? तो 2 उद्देश्य बताया गया था कि प्रतिवादी अपीयर हो कोर्ट में और वादी के दावे का आंसर दे, जवाब दे। 2 उद्देश्य बताइएगा। इसके बाद आपका, बैठिए हो, जगह तो है, कपड़ा ले लीजिए। इसके बाद हमने बताया था कि समन के बारे में जो प्रोसीजर है या प्रक्रिया है, वह सीपीसी के आदेश 5 में दी गई है। और आदेश 5 को मैं कल बताया भी था, और उसमें आपका रूल 10 आपका चल रहा था। तो निकाल लीजिए, डायरेक्ट आ जाइए आदेश 5 का रूल 10। आपका रूल, इसमें जो आपका बताया गया था, पिछली बार भी भाई जे में आया था, एक क्वेश्चन आने का चांस प्री में रहता है। पिछली बार आया था दस्ती सामी, दस्ती समन। दस्ती समन का मतलब कि वादी को ही समन दे दिया जाए और वादी ले जाकर किसको समन रिसीव कराए, किसको सर्विस कराए? प्रतिवादी को। तो आदेश 5 नियम 9A आपका। इसके बाद 10 आइए देखा जाए। पहले सीआरपीसी भी लिख लिया जाए, धाराएं, क्योंकि इधर की धाराएं आपका सीआरपीसी से भी कोरिलेट करके पढ़ना है। यानी कि क्रिमिनल मामलों में भी पहले समझ लीजिए, तब सेक्शन लिख दें। और आप भी प्रयास करिए कि जब भी आप सीपीसी का बेयर एक्ट पढ़िए तो जो सीआरपीसी की धाराएं उससे अटैच होती हैं, उसको उसी बेयर एक्ट पर लिख लेना है, सीआरपीसी का सेक्शन ये। इससे ये फायदा रहेगा कि क्या समानता है, क्या असमानता है, ये भी मैं बताते रहूंगा इसमें। तो आइए देखा जाए, आपका सीआरपीसी में 2 मिनट जाइए और समन के बारे में प्रावधान जान लीजिए। सीआरपीसी में आपका समन शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो समन होता क्या है? तो समन न्यायालय द्वारा जारी की गई एक आदेशिका होती है, जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान में एपियर या उपसंजात या हाजिर या उपस्थित होने का आदेश देता है कि आप इस तारीख को इस स्थान पर इस तिथि को क्या होइए, हाजिर। समन किस मैटर में जार इशू होगा? तो वह समन मैटर में होगा। प्री में कई बार क्वेश्चन बना है, तो सीआरपीसी में समन मैटर कहाँ डिफाइन है? तो धारा 2W में डिफाइन है। वह मामला जो अपराध से संबंधित हो और वारंट मामला न हो, यानी कि जो वारंट मामले नहीं होंगे
वही मामले कौन से माने जाएंगे? समन। ये याद रखिएगा, पूछा गया है। तो वारंट मामला कौन होगा? जिसमें सजा 2 वर्ष से अधिक हो, वह वारंट मामला है। तो अब समन मामला निकाल लेना है, जिसमें सजा या तो 2 वर्ष हो, या 2 वर्ष से कम हो, या केवल जुर्माना हो, वह समन मामला होगा। ऐसे मामलों में अभियुक्त या गवाह को बुलाने के लिए समन जारी किया जाता है। समन 2 प्रतियों में जारी होता है, लिखित में होता है, हस्ताक्षरित होता है, और उस पर न्यायालय की क्या लगी रहती है? सील या मोहर। समन के बारे में क्रिमिनल मामलों में विस्तृत प्रावधान 61 से लेकर आपका 69 तक में दिया गया है। अब आइए इसी धारा को, 6-7 धाराओं को हम पहले कवर कर लेते हैं। धारा 61, 62, 63, 64, इसके बाद आपका 65 और 66, कम से कम, और गवाह के लिए आपका 69। यानी कि आपका 4-3-7 धाराएं कम से कम तैयार रखिएगा। एक एक लाइन इन धाराओं को बता दिया जाए। 61 में आपका समन का प्रारूप दिया गया है, फार्म ऑफ समन। बैठिए, फार्म ऑफ समन। तो समन का प्रारूप अभी हमने बता भी दिया, इसमें कोई शक नहीं, लिखित होगा इत्यादि। समन की तामील कौन कराएगा? तो 62, ये एमपी में पिछली बार आया भी था कि समन की तामील सामान्यतः सर्विस कौन कराता है? तो पुलिस अधिकारी। और इसके बाद आपका व्यक्तिगत तामील, यानी कि पर्सनल सर्विस, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम, ये भी एमपी में आ चुका है। इसके पहले जो लोग एमपी दे रहे हैं, आपका 6 मई को डेट आ गई है, तो भाई ये सब क्वेश्चन गौर से, बेयर एक्ट पर ही रहता है एमपी, केस उस नहीं पूछता। तो जो लोग एमपी का फॉर्म डाले हैं, बेयर एक्ट की छोटी छोटी बातों को कवर करेंगे। यही सब छोटी छोटी बातें पूछता है। यूपी में भाई आपका केस भी पूछा जाता है, एमपी में भले 1-2 केस आ जाए, लेकिन केस नहीं आता जल्दी। तो फिर एक बार देखिए, 62 का क्लाज 2 आपको अच्छे से याद रखना है सीआरपीसी के। इसमें आपका पर्सनल सर्विस या आपका व्यक्तिगत तामील। व्यक्तिगत तामील का मतलब ये हुआ कि ए के नाम समन जारी हुआ, तो ए को ही रिसीव करा दिया जाए, यानी कि ए को ही समन दे दिया जाए। 2 कॉपी में से एक कॉपी दे दिया जाए, और दूसरी पर वह आपका रिसीविंग दे दे कि हमने कॉपी पा लिया है। इसके बाद अगर निगम है या सोसाइटी है, कोई कंपनी है, समूह है, तो उस पर समन की तामील का प्रावधान कहाँ है? सीआरपीसी में 64। अगर वह व्यक्ति न मिले, यानी कि जिसके नाम समन न मिले, तब क्या किया जाएगा? तो मान लीजिए पुलिस समन लेकर गई, ये घर पर है नहीं, तो पुलिस क्या कर सकती है? तो आपका इसके लिए प्रावधान 64 में है कि ए के परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य, महिला नहीं, नौकर नहीं, सतर्क रहना है, ए के परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को समन दिया जा सकता है, और मान लिया जाएगा कि ए पर क्या हो गई? तामील। इसको डेवलपमेंट सर्विस कहते हैं। ये भी नया क्वेश्चन आ सकता है कि अगर परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर समन की तामील कराई जाती है, तो इसको एक लीगल नाम देते हैं, समन की विकसित तामील। तो अगर पूछ ले प्री में कि समन की सीआरपीसी में विकसित तामील का प्रावधान कहाँ है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 64। इसके बाद अब वह व्यक्ति भी नहीं मिला, कंपनी पर भी समन की तामील नहीं हुई, और उस व्यक्ति के परिवार का कोई आपका मेजर या वयस्क पुरुष सदस्य भी नहीं मिला, तब क्या किया जाए? तब ये सब विफल हो जाते हैं। तब कौन सी धारा काम करेगी? 65। चस्पा करके समन की तामील, यानी कि समन को, है जगह ना, बैठिए पीछे भाई।
देखिए, चस्पा करके समन की तामील, यानी कि एक के घर के सामने क्या कर दिया जाएगा, जहां दिखाई दे स्थान एक कापी चस्पा कर दी जाएगी। तो चस्पा करके समन की तामील या प्रतिस्थापित तामील किस धारा में, सीआरपीसी के आपका 65। इसके बाद आपका 66 अलग से मेंस में बना है कि सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे होगी। सेक्शन याद रखिए 66। और गवाह या साक्षी या विटनेस पर समन की तामील के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में है, तो गवाह पर किस सेक्शन में है, 69। ये जो क्वेश्चन आपका 66 है, आपका मेंस में 2 बार पूछा गया है। लिखना 10 लाइन है, 8 लाइन, कि सरकारी सेवक पर समन की तामील कैसे होगी। इसके 2 तरीके हैं, कॉन्सेप्ट बनाए रखे। एक तरीका है कि जो सामान्य तरीके से पुलिस लेकर जाए और क्या करे दे। दूसरा तरीका है कि उस सरकारी कर्मचारी के विभागाध्यक्ष को, यानी कि विभाग के प्रमुख को समन भेज दे न्यायालय, और जो हेड है विभाग का वह अपने अधीनस्थ पर समन की तामील कराए और दूसरी कॉपी न्यायालय को साइन करके भेज दे कि आपके आदेश का हमने क्या कर दिया, पालन। यही 2 तरीकों को मेंस में 8-10 लाइन लिखना है। छोटे छोटे आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए अभी आपका एचजेएस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आप मैंने लोग क्वेश्चन कर नहीं पाए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 खंड दिया था जो वर्तमान मॉडल है। तो आप केवल मुख्य बातें ही लिख सकते हैं, इतना समय नहीं है कि आप पूरी बातें लिखें। तो आपका अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो मुख्य मुख्य बातें लिखते हुए क्या करिए, और प्रयास करिए कि हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो वैसे जो इस समय आ रहा है क्वेश्चन, वो आपका लेक्चर जो दिया जा रहा है बस इतना ही लिख दिए तो पर्याप्त है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना लेक्चर दिया जा रहा है इतना ही आप लिख दीजिए। जैसे हमने बताया सरकारी सेवक पर 8 लाइन लिखना है, यही पर्याप्त है, ज़्यादा अब नहीं लिखना है। अब आइए सिविल मामलों में शुरू किया जाए। सिविल मामलों में भी आदेश 5 का नियम 10 से हम शुरू किए थे। तामील का ढंग क्या होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि समन की तामील का मूड क्या होगा, मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा। तो तरीका पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो तरीका क्या होगा, सिविल मामला है, ए के नाम समन जारी किया गया है, तो समन को परिदत्त किया जाए, डिलीवर किया जाए, ए को निविदत्त किया जाए, ए को दे दिया जाए, तो समन की तामील हो गई। भाई तरीका क्या है कि एक को समन क्या किया जाए, दे दिया जाए। तो जैसे ही आपका ढंग पूछे, 2-3 को रिलेशन भी आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। 3 क्वेश्चन कम से कम तैयार रखना है। पहला ढंग आपका सीआरपीसी में जो पूछा भी गया था, आप लोग सही भी करके आए, 354 का खंड 5, मृत्युदंड का ढंग। तो मृत्युदंड का ढंग क्या है, तो गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए। संविदा अधिनियम में जो पूछा जाता है आपका प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोक, यानी कि प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण माने वापस लेना, प्रपोजल या आपका एक्सेप्टेंस को। इसका मेथड कहाँ दिया गया है, ढंग कई बार क्वेश्चन जे में आया है, लोग गलत करके आते हैं, तो वह सेक्शन 3 में है, 4 ना मार दीजिएगा। किस सेक्शन में, और जो नए लोग रहते हैं जो ढंग दिया गया है संसूचना का, तो वो 4 मार कर आ जाते हैं। 4 नहीं मारना है, कौन सा, 3 बताया ही जाएगा, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। इसके बाद जो ढंग पूछा जाता है वह सीआरपीसी में चार्ज या आरोप में पूछा जाता है कि आरोप में अपराध करने का तरीका या अपराध करने का ढंग दिए जाने या लिखे जाने का प्रावधान
सीआरपीसी के किस सेक्शन में है, तो 213 यानी कि सीआरपीसी की धारा 213। इसको लिखवाते समय कोरिलेट किया जाएगा। अब आइए आपका आदेश 5 का नियम 11 भी बताया गया था, अनेक प्रतिवादियों पर समन, यानी कि अगर प्रतिवादी एक से अधिक है तो सामान्य नियम यह है कि सभी को अलग अलग समन भेजा जाए और समन के साथ वाद पत्र की प्लेंट की एक कॉपी क्या की जाए, नत्थी करके भेजी जाए। लेकिन आपका ये जो नियम है ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां सबको समन भेजना आवश्यक नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका अपवाद बताइए तो आप रिप्रेजेंटेटिव सूट बताइएगा, प्रतिनिधिवाद, यानी कि इसका अपवाद कौन है, आपका प्रतिनिधिवाद। तो फिर आपका क्वेश्चन जे में आया, अभी बताना भी है कि प्रतिनिधिवाद कहाँ दिया गया है, तो आदेश 1 के रूल 8 में। बैरक पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सीपीसी के आर्डर 1 के रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट दिया गया है। जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वह क्वेश्चन ये है कि प्रतिनिधिवाद और पीआईएल में अंतर क्या है, तो आगे बताया जाएगा। यानी कि इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि आपका लोकहितवाद और प्रतिनिधिवाद में अंतर क्या है, ये पूछा जाता है। अगला देखिए भाई, आपका आदेश 5 का नियम 12 देखा जाए, जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर अथवा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। अब इसको समझिए, आपका सीआरपीसी की धारा 62 के खंड 2 से जोड़िएगा। यहाँ आपका देखिए प्री में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। प्री में ये क्वेश्चन बन सकता है कि समन की पर्सनल सर्विस, यानी कि समन की व्यक्तिगत तामील का प्रावधान आपका कहाँ दिया गया है सीपीसी में, तो आदेश 5 के कौन सा नियम मारेंगे, 12। पर्सनल सर्विस का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है उसी को ले जाकर समन रिसीव कराइए। तो तुरंत सीआरपीसी में भी एएमपी में आ चुका है कि सीआरपीसी में खंड वाइज आया है कि आपका पर्सनल समन की पर्सनल सर्विस किस धारा के किस खंड में, तो धारा 62 के किस खंड में है, 2। दोनों को एक साथ पढ़िएगा, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। यानी कि जब सीआरपीसी की धारा 62 का खंड 2 पढ़िएगा तो इसी के साथ आदेश 5 का कौन सा नियम पढ़ना है, 12। दोनों में एक ही सिद्धांत है कि समन की कैसी तामील, पर्सनल। पर्सनल माने व्यक्तिगत, यानी कि जहाँ तक संभव हो अगर प्रतिवादी मिल जाता है तो प्रतिवादी पर ही समन की तामील कराई जाए। यानी कि इस उदाहरण में ए डिफेंडेंट है तो ए को समन की 2 कॉपी में से एक कॉपी क्या की जाए, दे दी जाए और दूसरे पर साइन कराकर कोर्ट को भेज दिया जाए। फिर एक बार देखिए, या अगर ए की ओर से कोई एजेंट या अभिकर्ता नियुक्त किया गया है तो क्रिमिनल मामलों में अभिकर्ता का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। पहला दिमाग बैठाइए, आपराधिक मामलों में कहीं ये नहीं दिया गया है कि समन की तामील एजेंट या अभिकर्ता पर भी हो सकती है। लेकिन चूंकि ये मामला सिविल है अतः ये बताया गया है कि अगर एक की ओर से कोई अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया, अथराइज किया गया है, तो अभिकर्ता पर भी समन की तामील कराई जा सकती है और ये मान लिया जाएगा कि ए पर समन की तामील हो गई। अब आपका एजेंट किसे कहा जाता है,
और प्रमुख और अभिकर्ता का रिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा अलग जाकर देखना है। फिर एक बार हम बता दें, आपका प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को एजेंसी कहते हैं, अभिकरण कहते हैं। एजेंट का कार्य अपना कार्य नहीं होता, वह प्रिंसिपल का ही कार्य होता है। एजेंट के कार्य से मालिक बाध्य होता है। मालिक ये नहीं कह सकता कि ये कार्य किसने किया है, एजेंट का। बिहार में जो पूछा, इन दोनों का दायित्व क्या होगा, सेपरेट होगा कि ज्वाइंट होगा कि दोनों होगा, तो क्या मार कराएंगे भाई, आपका दोनों होगा। यानी कि या तो आप अभिकर्ता के खिलाफ मुकदमा करिए या मालिक के, या एक साथ दोनों के। तो अभिकर्ता का कार्य किसका कार्य माना जाता है, मालिक का। इसमें आपका सिद्धांत भी बिहार में टाट में पूछा था एक बार, कि जो व्यक्ति किसी अन्य से कार्य कराता है कानून की दृष्टि में, वह उस कार्य को स्वयं करता है। ये किससे रिलेटेड है, वैकेरियस लाइबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। यानी कि अभिकर्ता के कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होगा, मालिक। तो अगर अभिकर्ता पर समन की तामील करा दी गई, तो क्या मालिक पर समन की तामील मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। अगला देखिए आपका आदेश 5 का नियम 13, उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कारोबार करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिवादी अपने अभिकर्ता के द्वारा बिजनेस करता है, तो उस अभिकर्ता पर भी, उस एजेंट पर भी समन की तामील कराई जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला देखिए आपका आदेश 5 का नियम 14, अचल संपत्ति के वादों में भार साधक अभिकर्ता पर तामील। यानी कि पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आई है, उसके लिए मुकदमा कराइए, तब तो तामील कराई जाएगी। ये सब क्रिमिनल मामलों में नहीं है एजेंट, मैं फिर बता दूं। भाई ये अचल संपत्ति देखिए भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वाद किस स्थान के न्यायालय में लाया जाएगा, इसके लिए सीपीसी में 3 धाराएं बनी है। आपका बताया भी जा चुका है, धारा 16, धारा 17 और धारा 18। धारा 16, 17 तथा 18 ये किस प्रॉपर्टी के बारे में है, इमूवेबल यानी कि अचल। पिछली बार जो जे में क्वेश्चन आया कि आपका अगर अधिकारता अनिश्चित है तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, तो आपका 18 होगी। पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर सीमाएं अनिश्चित है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा, तो कौन सा सेक्शन करेगा, 18। और विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता में संपत्ति है तो 17, और सामान्य नियम किस में है, 16। और जो ये याद रखे 3 धाराएं। तो अचल संपत्ति से संबंधित वाद में मुकदमा दायर किया गया है। मान लीजिए कि ये मकान है, मकान मालिक दिल्ली में रहते हैं और इस मकान की देख रेख, किराया वसूलने इत्यादि का कार्य बी को दिए हैं, और इस मकान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, तो क्या मालिक को दिल्ली में समन भेजा जाए, इस मकान के जो अभिकर्ता बी हैं उसी पर तामील करा दिया जाए। बताइए तो किस पर तामील कराई जाए, बी पर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और एजेंट पर तामील किस पर तामील मान ली जाएगी, मालिक पर। क्योंकि एजेंसी का नियम, अभिकरण का नियम यही तो कहता है कि एजेंट का कार्य किसका कार्य है, मालिक का। एजेंट को सूचना किसको सूचना मानी जाएगी, मालिक को। एजेंट के कार्य से कौन बाध्य होगा, मालिक। अगला देखिए आपका अब आपका आदेश
5 नियम 15, इसको जरूर सीआरपीसी से जोड़िएगा और इसको आप जोड़ेंगे सीआरपीसी की धारा 64 से। अब यहाँ से बैरेक भी शुरू करना है, यानी कि इसको जब भी पढ़िएगा आदेश 5 का रूल 15, इसको फिर बता दिया जाए, इसको सीआरपीसी से जोड़कर पढ़िएगा और सीआरपीसी का सेक्शन 64। पहले सीआरपीसी देखिए, यानी कि क्रिमिनल मामला, तब आपका सिविल मामला हम बताते हैं। देखिए 64 में आपको जो हमने प्री के लिए भी बताया कि जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है उस व्यक्ति के परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर समन की तामील कराई जाती है जब वह व्यक्ति न मिले। इसे एक नाम दिया जाता है लीगल तौर पे, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। मैं बताया था अभी समन की विकसित तामील, तो समन की विकसित तामील सीआरपीसी की किस धारा में, तो 64। सेम उसी प्रकार अब सीआरपीसी में आइए। सीआरपीसी में किस पर केवल तामील कराई जाएगी, परिवार के किस सदस्य पर, पुरुष की महिला की, दोनों। भाई केवल पुरुष सीआरपीसी में, महिला नहीं। और नौकर पर नहीं कराई जा सकती और परिवार के महिला सदस्य पर भी आपराधिक मामलों में समन की तामील नहीं कराई जा सकती। लेकिन चूंकि ये सिविल मामला है सीपीसी, तो सिविल मामलों में थोड़ा उदार नियम है। तो बस एक लाइन याद रखना है कि अगर अगर ए के नाम समन जारी किया गया और ए को खोजा गया, ए नहीं मिल पा रहा है, तो ए के परिवार के वयस्क आपका पुरुष या महिला सदस्य पर समन की तामील कराई जा सकती है, लेकिन नौकर पर नहीं। यानी कि फिर एक बार इसको समझिए तो हम आपराधिक मामला फिर कोरिलेट करते हैं। सिविल मामलों में परिवार के किस पर आपका समन की तामील कराई जा सकती है, तो वयस्क पुरुष सदस्य पर भी, वयस्क महिला सदस्य पर भी, लेकिन किस पर नहीं कराई जाएगी, नौकर पर। तो अब आपराधिक मामला और सिविल मामले को एक साथ देखना है। आपराधिक मामलों में किस पर समन की तामील कराई जा सकती है, वह व्यक्ति न मिले तो उसके परिवार के, कुटुंब के, फैमिली के मेजर, आपका मेल की फीमेल पर, मेल पर, मेजर हो कि माइनर हो, मेजर। नौकर और महिला पर समन की तामील आपराधिक मामलों में नहीं होगी, ये याद के रहिए। लेकिन जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में कुछ उदारता बरती गई है और सिविल मामलों में आपका समन की तामील किस पर हो सकेगी, वयस्क पुरुष सदस्य पर परिवार के, वयस्क महिला सदस्य पर, लेकिन एक पर नहीं होगी, किस पर, यानी कि नौकर आपका दोनों कह सकते हैं कि कानूनों में बाहर है, चाहे वह सीआरपीसी हो और चाहे सीपीसी। तो याद रखिए नौकर पर यही आपका पूछा भी जाता है, सतर्क रहिए। आगे देखिए भाई, आपका कह सकते हैं, हाँ इसी को आपका एक नाम दिया जाता है भाई, समन की विकसित तामील। अगर प्री में हो सकता अंदर जाकर पूछ ले कि सीपीसी के आर्डर 5 के किस रूल में समन की विकसित तामील का प्रावधान किया गया है, तो आप मारेंगे कौन सा नियम मार कर आएंगे, 15। भाई सतर्क रहेगा। अगला देखिए, इसके बाद 16 छोड़ दिया जाता है, 17 पढ़ना है, फिर आपका 20 पढ़ना है। आइए देखा जाए आपका ये जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया।
इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको कहते हैं समन की तामील तो कराई गई है, लेकिन चस्पा करके लिख लीजिए, पूछ सकता है भाई, उसी बेरक पर लिखते रहिए कि चस्पा करके समन की तामील का प्रावधान सीपीसी में कहाँ किया गया है। तो आदेश 5 के रूल 70 में चस्पा कर दिया जाता है। फिर एक बार देखिए, आपका पहले आपराधिक मामलों में जोड़िए और तब आपका माने नियम 17 को बताया जाए। ये भी प्री में चांस रहता है क्वेश्चन बनने का। आपराधिक मामलों में देखिए भाई, आपका सेक्शन काम करेगा सीआरपीसी का 65। कौन सा काम करेगा यहाँ? 65। अभी हमने बताया कि अगर धारा 62 सीआरपीसी के तहत वह व्यक्ति न मिले, 63 में आपका कंपनी वंपनी है उस पर न हो पाए समन की तामील, धारा 64 में परिवार का कोई वयस्क पुरुष सदस्य भी न मिले, तो न्यायालय के पास एक उपाय है। वह उपाय क्या है कि ऐसे व्यक्ति के निवास गृह पर सहदृश्य जहां दिखाई दे आसानी से, वहां समन की एक कॉपी क्या कर दी जाए? चस्पा। तो अगर पूछे कि चस्पा करके समन की तामील आपराधिक मामलों में किस धारा में है, तो सीआरपीसी की धारा 65 मारेंगे। और यही आपका सीपीसी में क्वेश्चन आ जाए तो आदेश 5 का कौन सा नियम? 70। क्योंकि ये कभी काल आपका टिप्पणी में भी पूछा जाता है, तो भाई थोड़ा बहुत डिटेल में इतना बताया जाए कि आप 10 लाइन कम से कम आपका लिख सकें। देखिए भाई, बेरक की भाषा, जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे तो पहला नियम ये आया आपका, ये एमपी का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं है। तो दंडनीय आपका नहीं है, तो इसमें दिया समन लेने से इनकार करना, समन रिसीव न हो फरार हो जाना, समन लेने के बावजूद कोर्ट में हाजिर न होना, उपर्युक्त सभी। तो फिर एक बार याद रखिए, समन लेने से डिनाई करना कहीं दंडनीय नहीं है। ये एमपी का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट किया है कि कौन दंडनीय नहीं है। तो समन लेने से अगर प्रतिवादी इनकार कर देता है तो इसके लिए कहीं सजा का प्रावधान नहीं है, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला। क्योंकि आपराधिक मामलों में अगर समन लेने से इनकार कर दिया तो न्यायालय के पास शक्ति प्राप्त है कि वह अरेस्ट वारंट जारी करे 87 सीआरपीसी के तहत। कौन सी धारा के तहत? सीआरपीसी की धारा 87। आगे देखिए, इसमें जब प्रतिवादी तामील प्रतिग्रहण करने से इनकार करे यानी कि रिसीव भी न करे या न पाया जाए, यानी कि घर से क्या हो गया है? भाग गया है या मिला ही नहीं, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपयुक्त जैसे अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर, अभिस्वीकृति माने एक्नॉलेजमेंट यानी कि रिसीविंग, भाई ना है तो याद रखिए एक्नॉलेजमेंट या क्या? रिसीविंग। रिसीविंग पर साइन करने से इनकार करता है या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक और युक्त तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को न पाया जा सके जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है, और युक्त समय के भीतर पाए जाने की संभावना भी नहीं है और कोई एजेंट भी नहीं है जो आपका उसकी समन की उसकी ओर से तामील करे, तो न्यायालय क्या करे? तो ऐसी दशा में न्यायालय ऐसा प्रतिवादी जहां मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है
या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, उसके बाहरी सहदृश्य पर समन की एक कॉपी चस्पा करके और तामील कराई जाएगी। फिर एक बार देखिए पूरा आपका। जब प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उसके घर वाले, यानी कि घर वाले माने अन्य व्यक्ति, समन लेने से इनकार करते हैं या समन लेने के लिए तैयार हैं लेकिन रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं है, या प्रतिवादी युक्त युक्त तत्परता बरतने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि समन तामील कराने के लिए अधिकारी उसके घर गए और घर पर वह मिला नहीं, उचित समय तक इंतजार किए, फिर भी संभावना ये नहीं दिख रही है कि ये घर पर मिलेगा। तो ऐसी दशा में अब क्या किया जाए? तो उपाय ये है कि जहां डिफेंडेंट बिजनेस करता है, मान लीजिए दुकान है, तो दुकान है और मिला नहीं, दुकान बंद है, तो दुकान के शटर पर ही एक कॉपी क्या की जाए? चस्पा। अगर निवास है तो भाई आपका दरवाजे पर या दरवाजे के बगल में एक कॉपी क्या कर दीजिए? चस्पा। और व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए कार्य करता है, यानी कि वकील साहब हैं, रोज हाई कोर्ट चेंबर में जाते हैं, वकील साहब का चेंबर बंद है, 2-3 दिन कर्मचारी गए बंद ही था, तो क्या किया जाए? तो उनके चेंबर के क्या किया जाए? किवाड़ पर चस्पा कर दिया जाए या बगल में, ताकि वकील साहब जब आए तो इस समन को क्या करें? देख लें। ये आपका अभिलाभ के लिए क्या करता है? जहाँ स्वयं कार्य करता है कि दूसरे के माध्यम से? और एक उदाहरण आपका बताया गया था वकील साहब वाला ही, कई बार मैं बता चुका हूँ ये। तो ये आपका रहा चस्पा करके समन की तामील। क्रिमिनल मामलों में एक अंतर है। फिर एक बार देखिए, क्रिमिनल मामलों में चस्पा करके समन की तामील होती है, लेकिन आपका जो कारोबार ये है और अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, ये शब्द क्रिमिनल मामलों में नहीं है। आपराधिक मामलों में ये है कि जहां वह मामूली तौर पर क्या करता है? निवास। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में चस्पा कहाँ समन किया जा सकता है? जहां वह बिजनेस करता है, जहां वह निवास करता है, या जहां वह अभिलाभ के लिए क्या करता है? सेल्फ का। आपराधिक मामलों में इतना लंबा नहीं है एरिया, आपराधिक मामलों में कम एरिया है, केवल कहाँ चस्पा कर सकते हैं? जहां वह क्या करता है? निवास। भाई अंतर भी बताया जा रहा है। अगला देखिए, आपका आदेश 5 का आपका कह सकते हैं कि नियम 18 भी छोड़ दीजिएगा, आपका आदेश 5 का नियम 19 भी छोड़ दीजिएगा। अब आपका पूछा जाता है आदेश 5 का नियम 20, आपका प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील का मतलब ये हुआ कि ये प्रतिस्थापित तामील, यानी कि इसको आपका कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है मुख्य रूप से आपका तामील का मान लिया जाना, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि तामील हो गई, यानी कि न्यायालय यदि उचित समझे तो समन की तामील कैसे कर सकता है? तो न्याय सदन पर, यानी कि जो न्यायालय का नोटिस बोर्ड है उस पर समन की एक कॉपी चस्पा कर देगा जब सारे प्रावधान विफल हो गए, कोई मिल नहीं रहा है। या एक और है, जो दैनिक समाचार पत्र या जो दैनिक न्यूज़पेपर, डेली वाले न्यूज़पेपर उस एरिया में निकल रहे हैं, समन की एक कॉपी उसमें क्या करे? छपवा दे। यानी कि कुल मिलाकर आपका इसको जब पढ़िएगा तो सीआरपीसी में
समन के बारे में जो प्रावधान है उसमें तो ये प्रावधान नहीं है। लेकिन जब आप उद्घोषणा और कुर्की पढ़ेंगे सीआरपीसी में, यानी कि प्रोकुमुलेशन 82 सीआरपीसी और कुर्की या अटैचमेंट किस में 83। तो जब आप धारा 83 पढ़ेंगे, नहीं जब धारा आप 82 पढ़ेंगे, तो जो प्रोकुमुलेशन होता है, जो फरारी की घोषणा होती है, उसमें जरूर ये प्रावधान है कि जो घोषणा का आदेश दिया गया है उसकी एक कॉपी कहाँ चिपका दिया जाए, न्याय सदन पर, यानी कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर। न्याय सदन मतलब क्या भाई, जब भी आप कोर्ट जाएंगे तो आगे देखोगे जाली बनी रहती है और सूचना पट लिखा रहता है, उसी पर एक कॉपी क्या करिए, या न्यायालय उचित समझे तो समन की एक कॉपी कहाँ छपवा सकता है, पेपर में, यानी कि अखबार में। किस अखबार में, जो उस एरिया में आता हो कि ना आता हो। अब रोज आता हो कि एक हफ्ते में रोज, बस इतना याद रखे। प्रत्यस्था मान लिया गया कि समन की तामील हो गई। इसके बाद आपका अगला पॉइंट देखिए, आदेश 5 के नियम 21 से लेकर आपका 21 देखा जाए, इधर जो आपका समन की तामील है, यानी कि आदेश 5 के नियम कह सकते हैं कि 21 से लेकर और आपका 30 तक स्पेशल कंडीशन में या विशेष परिस्थितियों में समन की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। बहुत अंदर जाकर अगर क्वेश्चन बनाए तो ये बना सकता है कि विशेष परिस्थितियों में समन की तामील का प्रावधान सीपीसी के आर्डर 5 के किस रूल से किस रूल तक है, तो आपका रूल 21 से लेकर 30 तक। इसमें कभी भी आज तक के इतिहास में क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन पहली बार आपका उत्तराखंड ने नियम 30 से क्वेश्चन बनाया। तो भाई अब प्रयास ये किया जाए कि चूंकि उत्तराखंड प्री में क्वेश्चन बना चुका है पहली बार, तो मेन कम से कम इसमें के जो नियम है 3-4 उसको देखना पड़ेगा। पहले हम भी नहीं पढ़ाते थे, इसको क्या करते थे ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन इसके पहले वाले में उत्तराखंड ने बनाया था आदेश 5 के किस नियम से 30। तो भाई अब एक एक लाइन मेन इसमें देखिए, देखिए आपका नियम 21 में कि जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय के अधिकारता के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील। नियम 22 में है कि बाहर के न्यायालयों द्वारा निकाले गए समन की प्रेसिडेंसी नगरों में तामील, ये भी छोड़ दीजिएगा, पढ़िएगा ना। अगला देखिए आपका नियम 23, जिस न्यायालय को समन भेजा गया उसका कर्तव्य, ये भी छोड़ दीजिए। अब 24 महत्वपूर्ण है, इधर जब भी पढ़िए तो आपका आदेश 5 का आपका नियम जो पढ़िएगा 24, आदेश 5 का कौन सा नियम पढ़ना है 24। और इसी के साथ एक क्वेश्चन इस पर बन रहा है, इसी के साथ आपका जो एक धारा सीआरपीसी की पढ़नी है वह पढ़ना है 271, लिख लीजिए। तो सीआरपीसी की धारा 271 271 सीआरपीसी पढ़ना है। अभी आपका ये जो 271 है ये कई राज्यों में पूछी गई, यानी कि आपका बिहार में भी आई, झारखंड में भी क्वेश्चन आया है, यूपी में भी आया है, ये क्वेश्चन आपका एमपी में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई साक्षी या विटनेस कारागार यानी कि जेल में है तो उस पर उसके लिए कमीशन निकालने या आयोग निकालने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है।
चूंकि कमीशन के बारे में प्रावधान आपका अलग दिया गया सीआरपीसी में, अतः आपका और इस धारा पर लोग गौर ही नहीं करते कि अगर कारागार में गवाह है, जेल में है, तो आपका वे धाराएं लागू नहीं होंगी, बल्कि कौन सी धारा लागू होगी? अगर इसकी परीक्षा, इसके एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्जामिनेशन करना है, तो आयोग या कमीशन निकाला जाएगा। कमीशन जेल में जाएगा और जेल में इस गवाह की क्या करेगा? परीक्षा, पूछताछ, और पूछताछ करके रिपोर्ट किसको देगा? न्यायालय। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर कोई गवाह जेल में है तो उसकी परीक्षा के लिए कमीशन सीआरपीसी की किस धारा के तहत निकाला जाता है? यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। गलत ना हो सेक्शन, कौन सा सेक्शन? तो जब नियम 24 पढ़िए तो फिर हम बता दें, उसी पर बैरक पर ही लिख लीजिए सीआरपीसी की कौन सी धारा पढ़नी है? 271। अब आइए 24 में क्या है। मान लीजिए कि ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और बी उस समय जेल में है, तो क्या बी पर समन की तामील होगी कि नहीं होगी? इसके लिए नियम कहाँ दिए गए हैं? तो आदेश 5 के किस नियम में व्यवस्था की गई है? 24। अब देखिए, इसमें अंदर से भी हो सकता है पूछ ले, इससे अच्छा कि एक लाइन पढ़ा दिया जाए भाई इसको। जहां प्रतिवादी कारागार में परिरुद्ध है, बंद है, वहां समन कारागार के भार साधक अधिकारी को प्रतिवादी पर तामील के लिए परिदत्त किया जाएगा, या डाक द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए, फैक्स संदेश द्वारा या ईमेल द्वारा या अन्य ढंग से भी भेजा जाएगा। यानी कि आपका ये नियम आया कि अगर प्रतिवादी या डिफेंडेंट जेल में है तो सामान्य नियम ये है कि समन किसको भेजा जाए? तो डायरेक्ट प्रतिवादी को नहीं, बल्कि जेलर को। और जेलर उस समन की तामील किसको कराएंगे? कैदी को। फिर एक बार याद रखिए, या न्यायालय अब चाहे तो डाक द्वारा भेज दे जेल में, या ईमेल भेज दे, फैक्स भेज दे, कोरियर द्वारा भेज दे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जेल के भार साधक अधिकारी को भेजा जा सकता है कि नहीं? समन भेजा जा सकता है, और वह किस पर रिसीव करा देंगे? जो उनकी जेल में कैदी क्या है? बंद है। अब यहाँ से भी कोरिलेट आपको करना है, और वह कोरिलेट ये करना है कि जो निष्पादन के लिए वारंट भेजा जाता है वह किसको भेजा जाता है? एक उदाहरण में देखिए। अच्छा, और सीआरपीसी की वह धारा इसी पर कोरिलेट भी करनी है। आपका काफी अच्छा, आपका एमपी में ही पूछा गया है। मान लीजिए ए एक अभियुक्त है, इसको मृत्युदंड की सजा दी गई। अब मृत्युदंड को एग्जीक्यूट कराना है, प्रवर्तन कराना है, निष्पादित कराना है, लागू कराना है, तो वारंट या किसको आदेशित न्यायालय करेगा? किसको आदेश देगा कि हमारे निर्णय को लागू कराइए? तो किसको आदेश देगा? वही पूछा जाता है। तो आपका निष्पादन के लिए वारंट किसको भेजा जाएगा? तो आपका जेल के भार साधक अधिकारी, यानी कि जेलर को भेजा जाएगा, और जेलर जल्लाद को बुलाकर और जो आदेश दिया गया है उसका क्या करेंगे? पालन। और अगर जेलर पालन करवा दिया तो क्या जेलर ने कोई अपराध किया? क्या जल्लाद ने कोई अपराध किया? नहीं, क्योंकि वह न्यायालय के निर्णय का क्या कराया है? पालन। तो आपका
आईपीसी की भी एक धारा जोड़नी है, 78 जोड़ना है कि जल्लाद को बचाव देती है। इस सीआरपीसी वाली धारा देखिए 425 है क्या। वारंट किसको सौंपा जाएगा, ये सीआरपीसी की धारा 420 में दिया गया है। 420 में स्पष्ट लिखा गया है, जब बंदी जेल में है, परिरुद्ध किया जाना है, तब वारंट आपका जेलर को सौंपा जाएगा। देखिए आगे आपका देखा जाए, एक दो और प्रावधान बचे हैं इसमें। 24वीं महत्वपूर्ण है, इसको याद किए रहेगा, कारागार में है तो। इसके बाद नियम 35, जहां आपका प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है तब क्या होगा। इसके बाद नियम 26, राजनैतिक अभिकर्ता या न्यायालय की मार्फत विदेशी राज्यों की तामील, ये भी आपका नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका मुख्य रूप से अब 30 पढ़ना है, यानी कि 24 के बाद सीधे आ जाइएगा नियम 30। आपका नियम 30 को पूछा जाता है, यहाँ भी आपका नियम 30 में जब भी इसको पढ़िएगा तो दो तीन जगह से कोरिलेट किए रहेगा, उसको कोरिलेट कर लीजिए, एक जगह एकत्र करिए तो पूछा भी गया है। सीआरपीसी की धारा 166 ए का एक लाइन हम बताते हैं इसको, फिर 166 बी पढ़िएगा, फिर आपका 189 पढ़िएगा। सीआरपीसी तीन धाराएं कोरिलेट करिएगा। फिर आपका सीपीसी की धारा देखिए तो एक बार थोड़ा 77 है ना अनुरोध पत्र, एक बार 77 पढ़िएगा। और फिर आपका आदेश 5 का नियम 30 पढ़िएगा, यानी कि आदेश 5 का नियम कौन सा पढ़ना है, 30। देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ प्री में बनता है भाई, आपका एक क्वेश्चन निश्चित आपका मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्री के लिए आपका 166 है, जो भी कारण हो यूपी से और यूपी एपीओ में लगातार पूछा जा रहा है। फिर 189 भी लगातार पूछा जा रहा है। आपका पिछली बार जे में सीपीसी की धारा 77 जाकर देखिए पूछा भी गया है प्री में। और इसके पहले वाले उत्तराखंड में आपका ये सब नहीं पूछकर कहाँ से पूछ दिया, आदेश 5 के नियम 30 से। तो सबको अलग अलग लिख लीजिए, अच्छा तरीका है ताकि गलत ना हो। पहला आपका 166 ए है कि अगर विदेश में अन्वेषण कराना है, यानी कि भारत के बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो भारत के न्यायालय विदेश को क्या भेजेंगे, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, अनुरोध पत्र, लेकिन इंग्लिश वर्जन याद रखना है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। बहुत पूछा जाता है, पत्र भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा, वारंट भेजा जाएगा, अनुरोध पत्र भेजा जाएगा, तो क्या मार्क कराएंगे,
समन की, वारंट की, कमीशन की, पत्र की, अनुरोध पत्र की धारा में सीआरपीसी के 166A। फिर हम एक बार बता रहे हैं, गलती ज्यादा होती है। अगर भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो भारत के न्यायालय क्या इश्यू करेंगे? समन की, पत्र की, आपका वारंट की, कमीशन की, अनुरोध पत्र इशू करेंगे। तो क्या करेंगे? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सेक्शन याद रखिए, कौन सा सेक्शन है? 166A। विदेश से भारत में आ रहा है विवेचना के लिए, तो विदेशी न्यायालय भारत के लिए क्या जारी करेंगे? जो विदेश से भारत में आएगा, माने अन्वेषण या तफ्तीश के लिए, तो उसके लिए भी यही प्रावधान है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। अब फिर एक बार देखिए आपका, अगर ये दिया रहे कि भारत से विदेश भेजा जा रहा है और तफ्तीश या विवेचना या अन्वेषण के लिए, तब आपका सेक्शन रहेगा 166A। और विदेश से भारत में आ रहा है तब कौन सेक्शन रहेगा? 166 ख। और क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये दोनों। अब आपका 77। अब तुरंत सीपीसी, क्योंकि एक एक लाइन में आपका जब जहां जहां लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है उसको एक जगह पढ़ना चाहिए। अगर प्रतिवादी की हैसियत ऐसी है कि न्यायालय की राय में कमीशन जारी न किया जाए, कमीशन के बदले कमीशन जारी न करके, आयोग जारी न करके सिविल न्यायालय क्या जारी कर सकता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। तो किस धारा में कमीशन के बदले अनुरोध पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है सिविल मामलों में? तो सीपीसी की कौन सी धारा है? 77। पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा सेक्शन है आपका? 77। फिर सतर्क रहना है। फिर दो और बचे आपका, एक 189 सीआरपीसी और अभी आपका आदेश 5 का नियम 30। तो पहले 189 से भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। अगर विदेश में एविडेंस कलेक्ट करना है, यानी कि भारत से जाकर अमेरिका में साक्ष्य को कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है, तो भारत से क्या जारी होगा? तो अनुरोध पत्र हम न मार दीजिएगा, यहाँ नियम चेंज होगा, आयोग या कमीशन। फिर एक बार देखिए, इसको दोबारा मैं बता रहा हूँ, बहुत गलतियां होती हैं। अगर भारत से बाहर विदेश में एविडेंस कलेक्ट करना है तो भारत से क्या जारी होगा? आयोग हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हम कहते हैं? कमीशन। यानी कि दो तीन लोग आपका नियुक्त कर दिए जाएंगे, वो विदेश जाएंगे, विदेश में साक्ष्य एकत्रित करेंगे और फिर भारत में क्या हो जाएंगे? वापस। अब अंतिम आपको देखना है सीपीसी के आदेश 5 का नियम 30, समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिविल न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी ऐसी हैसियत का है, हैसियत मतलब स्तर का है, स्तर मतलब उसका स्टेटस ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, एक ही है सब, हैसियत, स्टेटस, परिस्थिति या स्तर, की समन भेजना उचित नहीं होगा, तो न्यायालय समन न भेजकर क्या भेज सकता है? आपका पत्र, यानी कि लेटर। तो आपका फिर सतर्क रहिए, आपका अनुरोध पत्र किस में था? एक जगह एकत्र कर लीजिएगा, 166 है, 166 भी, और सीपीसी की कौन सी धारा? 77।
फिर आपका कमीशन किस में था, तो 189 में। और पत्र किस में है, तो आदेश 5 के किस नियम में, 30 में। अब यही क्वेश्चन आया था क्या भेजा जाएगा, तो जिन लोगों को पता नहीं था वह लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मार कर आ गए, लेकिन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट नहीं, केवल क्या भेजा जाएगा, पत्र, लेटर। और कमीशन न मार दीजिएगा, समन वारंट। तो इस प्रकार आपका आदेश 5 भी समाप्त हो गया। अगला क्लास भाई कल चलेगा। अभी कल तक सीपीसी में लेक्चर ही चलेगा, परसों लिखवाया जाएगा। कल आप पढ़ कर आइए। 27, 28, 29 हो गई, तो धारा 30 से फिर पढ़ाया जाएगा। 30 से और 35B तक इधर निपटा दिया जाए कल, ताकि आपका इधर का जो है